अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे इंसिस्टेंस पे कि सर फैमिली लॉस पे लेक्चर बनाएं, खुला का डाइवोर्स का क्या प्रोसेस है, मेंटेनेंस किस तरह ली जाए, बच्चों की कस्टडी किस तरह ली जाए, इस पे वीडियोस बनाए जाएं, इस पे लेक्चर दिए जाएं। तो आज से हम अपनी फैमिली लॉस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जितने भी स्टैचूज़ हैं जो फैमिली लॉ के साथ डील करते हैं उनको हम कवर अप करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 5 to 6 लेक्चर में जो है हम ये सारे लॉ कवर करें। मेरी जो अपनी थिंकिंग है वो ये है कि थ्योरेटिकली तो लॉ आप खुद पढ़ सकते हैं, आपके पास ये सारे स्टैचू अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी हैं। लेकिन हमारी इस सीरीज़ क्यों स्पेशल है, क्योंकि इसमें जो है मैं हर सेक्शन पे आपको प्रैक्टिकल प्रोसीजर बताऊंगा, प्रैक्टिकल इंसाइट्स बताऊंगा कि प्रैक्टिस में किस तरह चीज़ें अप्लाई होती हैं, और प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि कितना मेजर और सब्सटेंटिव डिफरेंस है थ्योरेटिकल में और प्रैक्टिकल में। जब आप इन वीडियोस से गो थ्रू करेंगे सीरीज़ के बाद आपको आइडिया होगा। तो यही हमारा पर्पज़ है, मेरा पर्पज़ है कि मैं थ्योरेटिकल के साथ आपको प्रैक्टिकल इंसाइट्स दूँ, जिससे आपके जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो भी आपके फर्दर कन्फर्म हो जाएँ और फर्दर क्लेरिफाई हो जाएँ। जो इसमें हमारे स्टैचूज़ हैं, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वो ब्रीफली बता दूं। हमारे पास टोटल 4 to 5 फैमिली लॉस हैं जो फैमिली लॉस के साथ डील करते हैं, जिसमें सबसे पहले फैमिली कोड एक्ट है 1964, जिसको हम कोशिश करेंगे कि आज इस वीडियो में कवर करें। फिर हमारे पास है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, फिर है मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961, फिर है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। और ये 4 हमारे पास मेन स्टैचूज़ हैं जो फैमिली इश्यूज़ के डील करते हैं, तो इन सबको हम कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फैमिली कोड एक्ट 1964 जो बेसिकली फैमिली रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सब इसके अंदर गवर्न होते हैं। फैमिली वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड रूल्स भी हैं, वो भी आप रीड कर सकते हैं, जो फर्दर क्लेरिफाई करते हैं सेक्शन के स्कोप को। जब भी आप किसी भी लॉ को पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा उसका प्रेम्बल पढ़ना चाहिए। प्रेम्बल में उसका पर्पस होता है कि ये लॉ किस एक्सटेंट तक एप्लीकेबल है, क्या इसमें इश्यूज़ एड्रेस हुए और किन किन लोगों पे एप्लीकेबल है, क्या इसका पर्पस है। तो हमेशा आप जो है कोई भी लॉ है आप उसका प्रेम्बल ज़रूर पढ़ें। इसमें हमारे पास टोटल 26 सेक्शन है फैमिली कोड एक्ट 1964 में, जो हम ट्राई करेंगे कि आज की इस वीडियो में गवर्न करें। और फैमिली कोड एक्ट 1964 जो प्रेम्बल है वो मैं रीड करना चाहूँगा। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू मेक प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोड फॉर द एक्सपीडिशियस सेटलमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू मैरिज, फैमिली अफेयर्स एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयरविद। अब देखें, जब आप अच्छी तरीके से चीज़ों को रीड करेंगे तो प्रेम्बल ने आपको बता दिया कि फैमिली कोड एक्ट 1964 का क्या स्कोप है, क्या पर्पज़ है, किन लोगों पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ इसने क्या बता दिया कि एक्सपीडिशियस सेटलमेंट। यहाँ से आपको क्या आइडिया हुआ, जो भी फैमिली कोड का प्रोसीजर होगा वो एक्सपीडिशियस होना चाहिए। उसमें जो है स्पेशल प्रोसीजर बताया होगा कि जो डिस्प्यूट्स हैं इनको स्विफ्टली रैपिडली रिजोल्व किया जाए। एक्सपीडिशियस सेटलमेंट ये एक मेन वर्ड है। फिर उसके बाद डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरिज, शादी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको डिस्पोजल करने के लिए। फिर फैमिली अफेयर्स एंड मैटर कनेक्टेड देयर विद। ये एक बहुत बड़ा स्कोप जो है फैमिली कोड एक्ट फैमिली कोड्स को दे दिया गया, जिसमें मैरिज, डावरी, उसके बाद आपके मेंटेनेंस, कस्टडी के डिस्प्यूट, ये सारे इस एक्ट के अंदर कवर होते हैं। तो प्रेम्बल ने आपको सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर दी कि इस एक्ट में क्या क्या इश्यूज़ गवर्न होंगे, क्यों, क्या इसका पर्पस है कि एक्सपीडिशियस सेटलमेंट करना। अगर आप देखते हैं कि किसी भी फैमिली कोड एक्ट में दूसरी पार्टी जो है लॉ को मिसयूज़ कर रही है, आप ये प्रेम्बल की बेसिस पे आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि दिस लॉ वाज इनेक्टेड फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट एक्सपीडिशियसली। तो जब आप प्रेम्बल पढ़ते हैं आपको हर चीज़ क्लियर हो जाती है। तो प्रेम्बल के बाद आपका सेक्शन फर्स्ट आता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंडमेंट। बिल्कुल क्लियर है कि जो फैमिली कोड एक्ट 1964 है पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है और ये जो है एक ही बार इन्फोर्स में आया। इसके बाद जो है हमारा अब एक चीज़ यहाँ समझने की ज़रूरत है आपको, जैसे मैंने बताया कि हम प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी देंगे। हमारे यहाँ जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको फैमिली कोर्ट की जुरिसडिक्शन दी गई है। तो शुरू के हर डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 या 10 से 12 कोर्ट हैं जिन्हें आप जो हमारी असेंबली है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनने ये जुरिसडिक्शन दे दी है कि फैमिली कोर्ट्स के फैमिली रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं ये जो हमारा सिविल जज या जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है इसके पास गवर्न होंगे। आप इन्हीं के पास केस फाइल होता है। जो फैमिली कोर्ट है गार्डियन एंड कस्टडी रिलेटेड नहीं, वो इसी के अंदर गवर्न होंगे। तो वो आपके पास कौन सा कोर्ट है, वो है कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट। जब हम आगे पढ़ेंगे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल इंसाइट देने के लिए जो प्रैक्टिस हमारे पास यहाँ कराची में है तो इस तरह एप्लीकेबल होता है। जो जेएम है हमारा जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो सारे फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट देखते हैं।
अब उसके बाद इसका फर्स्ट सेक्शन का सबसेक्शन 4 है कि नथिंग इज दिस एक्ट शेल अप्लाई टू एनी सूट और एनी एप्लीकेशन अंडर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 पेंडिंग फॉर ट्रायल और हेयरिंग in any court immediately before coming into force of this act. All such suit applications shall be heard and disposed of as this act were not in force. यहाँ पे आपने क्या, यहाँ पे लॉ ने क्या एक रास्ता क्रिएट कर दिया, एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दी। इस लॉ के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर जो डिस्प्यूट्स हैं, जो बच्चे की कस्टडी की डिस्प्यूट, उनको अफेक्ट नहीं करेंगे, वो एग्जिस्टेंस में रहेंगी, ऐसे कि जैसे ये जो लॉ है फैमिली कोर्ट एक्ट है एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर उसके बाद एक और हमारा सबसेक्शन 5 है, वो कहता है कि एनी सूट और एनी एप्लीकेशन अंडर द गार्डियन वार्ड एक्ट विच वाज पेंडिंग फॉर ट्रायल और हेयरिंग in any court immediately before coming into force this act which has been dismissed solely on the ground and such suit application is to be tried by family court established under this act shall now withstanding anything contained to the country contained in any law on petition made to it on behalf by any party to the suit or application be tried and heard by such court from the stage which such suit application had reached at the time of dismissal। अब इनने अमेंडमेंट करके चीज़ डाली थी क्योंकि जब ये फैमिली कोर्ट एक्ट आया था तो काफ़ी जो जजेस हैं उनने इस बात पे, जो गार्डियन एंड वार्ड में थे, इस बात पे डिसमिस करना शुरू कर दिया था कि फैमिली कोर्ट आगे आप इसके अंदर जाके फ़ाइल करें। तो यहाँ इनने एक्सेप्शन क्रिएट कर दी, जो सूट कोई एप्लीकेशन फ़ाइल हुई हो या गार्डियन की या बच्चे की कस्टडी की, तो वो जो एप्लीकेशन डिसमिस हुई इस बुनियाद पर कि आप फैमिली कोर्ट एक्ट एप्लीकेबल है तो सारी जो है आप दोबारा जाके फ़ाइल कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन उनको रिवाइव कर सकते हैं, वो ऐसे ट्रीट की जाएंगी कि जैसे उन्हें जिस स्टेज से वो डिसमिस हुई थी उसी तरह वो रिट्रीट की जाएंगी। अब हमेशा कोई भी लॉ हो उसमें डेफिनेशन क्लॉज होता है। डेफिनेशन क्लॉज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो भी वर्ड्स उसमें यूज़ हुए तो वो कवर होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर वर्ड के काफ़ी मीनिंग होते हैं। इसीलिए हम जब भी डेफिनेशन क्लॉज देखते हैं तो उसमें जो टर्म यूज़ हुई है विद इन सेक्शन विद इन लॉ जो है, इस लॉ के अंदर इस वर्ड का ये मीनिंग है। डेफिनेशन क्लॉज का ये पर्पज़। हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है आर्बिट्रेशन काउंसिल एंड चेयरमैन शेल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन द मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस। अब हम इसके लिए हमें मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस पे जाना पड़ेगा। जब हम वो लोग कवर करेंगे उसके अंदर ये चीज़ हम एड्रेस कर लेंगे। फैमिली कोर्ट्स मीन अ कोर्ट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। सिंपल सी डेफिनेशन। गवर्नमेंट मीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। Then a party shall include any person whose presence is considered necessary for a proper decision of dispute and who the family court add as a party to such dispute। अब पार्टी जो है इस लॉ के अंदर कौन कंसिडर होगी? ऐसा आदमी, ऐसे लोग, आदमी में पर्सन सिर्फ मर्द तक यूज़ नहीं होता, औरत मर्द इसमें दोनों शामिल हैं। ऐसे लोग जिनकी प्रेजेंस इतनी ज़रूरी है और जिनके इतना ज़रूरी है उनके बगैर ये केस जो है रिजॉल्व नहीं हो सकता। केस के प्रॉपर फैसले के लिए उनकी अटेंडेंस, उनकी हाज़िरी लाजमी है, वो सारे पार्टी में इंक्लूड होंगे। देन प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, फिर वर्ड एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर इसके बाद आगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट। ठीक है, अब फैमिली कोर्ट्स आगे कि जो फैमिली कोर्ट्स बनी है वो किस तरह इस्टेब्लिश हुई, जो मैंने आपको पहले ब्रीफली एक इंसाइट शेयर कर दी है, लेकिन फिर भी यहाँ हम इसको एड्रेस कर लेते हैं। गवर्नमेंट शेल इस्टेब्लिश वन और मोर फैमिली कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट or at such other place or places as it may deem necessary and appoint a judge for each of such courts। उन्होंने बता दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में वो एक या एक से ज़्यादा फैमिली कोर्ट जो है अपॉइंट कर सकते हैं, जो प्लेस उनको सूटेबल लगे और नेसेसरी लगे वो जज को अपॉइंट कर सकते हैं उन कोर्टों के लिए। प्रोवाइडेड डैट, प्रोवाइजो आ गया, provided that at least one family court in each district shall be presided over by a woman judge to be appointed within a period of 6 months with such federal government। अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दी प्रोवाइजो कि भाई ये जो फैमिली कोर्ट के जज हैं हर डिस्ट्रिक्ट में जो फैमिली कोर्ट क्रिएट किए जाएंगे उनमें से जो है एक वुमेन, एटलीस्ट जो है एक फैमिली कोर्ट में वुमेन जज एक ज़रूर होगी। अब इसके बाद सबसेक्शन 2 आ गया हमारा सेक्शन 3 का, क्या वुमेन जज मे बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट इन सच केसेस द वुमेन जज मे सिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ सच केसेस एट सच प्लेस। और अब इसमें ये भी बताया गया कि वुमेन जज जो है एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अपॉइंट की जा सकती हैं। अगर उनके अपॉइंट करने से केस जो है जल्दी डिस्पोज हो सकते हैं, उनका इफेक्टिव डिस्पोजल हो सकता है। अब हमारा सेक्शन 4 आ गया कि no person shall be appointed as a judge of family court unless he is or has been qualified to be appointed as a district judge, additional district judge, civil judge or appointed under Darul Islam कफ़ालत। अब इसमें इन्होंने बता दिया कि फैमिली जज कौन हो सकता है। ये 3 पर्सन हमारे पास हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जो जिसे हम सेशन जज भी कहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एडी जो हमारे पास होता है, फिर उसके बाद सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट। ये 3 पर्सन हैं, या तो वो सिविल जज रहे हैं या तो सिविल ये लोग हैं। इज़ और हैज़ बीन, ये 2 वर्ड यूज़ हैं। जो पहले रहे अब नहीं है वो भी इसमें कवर होंगे, और जो
अब हैं करंटली एक्टिव हैं, तो वो भी इसमें कवर होंगे। 3 जो हैं जज जो हैं फैमिली जज की कोर्ट में, उनको जज बनाया जा सकता है। देन इसके बाद हमारे पास जुरिसडिक्शन का पॉइंट आ जाता है। हर लॉ में जुरिसडिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जुरिसडिक्शन जो है कोर्ट को पावर देती है। जुरिसडिक्शन अंडर द लॉ कोर्ट के ऊपर कन्फर की जाती है। अगर किसी कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है तो उस केस को ट्राई नहीं कर सकता, वो पर इंक्वायरम डिसीजन होता है। उस केस की चाहे मेरिट पे आपका डिसीजन हो, उसको कोई लीगल वैल्यू नहीं है। इसीलिए जुरिसडिक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर लॉ में, हर स्टैट्यूज़ में, इसलिए हमें जुरिसडिक्शन अच्छे तरीके से समझना है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस, अब इस लॉ को जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंडर कर दिया। सब्जेक्ट टू द, ये जो वर्ड्स हैं इसको भी आपको रीड करने का मतलब आना चाहिए कि सब्जेक्ट मतलब ये लॉ के जो है उस फैमिली लॉ में अगर कोई बात लिखी हुई है इस जुरिसडिक्शन के लिहाज से, उनकी जो जुरिसडिक्शन है वो प्रिजर्व है, उसको ओवरराइड नहीं किया। अगर उसमें कोई फैमिली कोर्ट का डिस्प्यूट है, कोई किसी कोर्ट को जुरिसडिक्शन दी है, वो वहीं है, ठीक है। एंड द कंसिलिएशन कोर्ट ऑर्डिनेंस 1961 एंड द फैमिली कोर्ट शैल हैव एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन, hear and adjudicate upon matter specified in part 1 of the schedule, whatever you call it। अब यहाँ पे इन्हें बता दिया कि वो लॉ छोड़ के, वो चीज़ें छोड़ के जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंदर कवर हैं उनको एक्सेप्शन दे दिए। बाकी जो फैमिली कोड एक्ट हैं उनके पास स्पेशल जुरिसडिक्शन है कि वो एंटरटेन करें, एडजुडिकेट करें, उन मसले पे फैसला दें। कौन से इश्यूज़ पे? जो स्केड्यूल 1 में मेंशन है। स्केड्यूल 1 में जो भी डिस्प्यूट है, जो इश्यूज़, जो मैटर्स मेंशन है, वो आप फैमिली कोर्ट की जुरिसडिक्शन में है। उसके अंदर अगर आपका केस फाइल करता है तो आप जो है फैमिली कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं। यहाँ से हम जो है सीधा हम स्केड्यूल 1 पे आएंगे। स्केड्यूल जो है बेसिकली सेक्शंस के एंड में आपको दिए जाते हैं, जहाँ से सेक्शन कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे आप जब फैमिली कोर्ट एक्ट आप ओपन करेंगे, मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है, मैं आपसे शेयर कर लूँगा। तो सेक्शन 5 में जो उनने मेंशन किया तो लिखा हुआ है स्केड्यूल सी सेक्शन 5 पार्ट 1 में जो स्केड्यूल का रेफरेंस दिया हुआ था, उसमें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इंक्लूडिंग खुला। अब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में भी प्रैक्टिकल इंसाइट्स, अगेन पर्पस ये था, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में आपके पास एक तो बाय वे ऑफ खुला है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 2 है ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज 1939 के अंदर भी आप डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस फाइल कर सकते हैं। उसकी जो जुरिसडिक्शन है फैमिली कोर्ट है, जिसमें आपको हक महर वापस दिया जाता है। ये दोनों एक डिफरेंट जुरिसडिक्शंस हैं, जिसमें औरत ये दावा करती है कि हस्बैंड ने मुझे माल ट्रीट किया, मुझे मेंटेन नहीं कर रहा प्रॉपरली, या 7 ईयर से मिसिंग है, जो भी ग्राउंड मेंशन है अंडर सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, जिसमें अगर औरत जो है, वुमेन जो है, लड़की जो है, वो अगर ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश कर दे तो वो हक महर की हकदार होती है, वो भी इसके अंदर कवर है। फिर हमारे पास डावर, हक महर, अगेन मेंटेनेंस आ गया, बच्चों का और वाइफ का दोनों कवर होते हैं इसमें। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये सिर्फ बेसिकली ये होता है कि जब एक हस्बैंड और वाइफ हैं, अगर एक दूसरे से घर छोड़ के चले गए हैं, या वाइफ जो है जाके अपने मॉम डैड के पास रहने लग गई हैं, दूर रहने लग गई हैं, तो शोर जो है ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का सूट फाइल करता है। और इसमें जो है वाइफ को कंपेल किया जाता है कि आप शोहर को ज्वाइन करें, उनके साथ रहें। ये वाइफ भी कर सकती है और हस्बैंड भी कर सकते हैं, दोनों। कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड विजिटेशन राइट ऑफ पेरेंट्स टू मीट देम, अब कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन भी जो है इस लॉ के अंदर गवर्न होगी। ये भी इनने अमेंडमेंट करके ऐड कर दी, पहले नहीं था। फिर उसके बाद गार्डियनशिप, अगर गार्डियनशिप का कोई डिस्प्यूट है वो भी फैमिली कोर्ट एक्ट का कवर करेगी। फिर मैटर पर्टेनिंग टू रिटर्न ऑफ चाइल्ड अंडर हेग कन्वेंशन ऑन सिविल एस्पेक्ट्स, वो भी आ गया। फिर उसके बाद जेसिटेशन ऑफ मैरिज आ गया, किसी मैरिज की डिसोल्यूशन करानी है, जेसिटेशन ख़त्म करानी है, वो भी इसके अंदर कवर होगी। डावरी आ गया। फिर पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग ऑफ वाइफ, ठीक है, इसमें हमारे पास डावरी जहेज़ भी आ गया। और वाइफ की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो चीज़ें वाइफ को दी गई, जो वाइफ को बिलोंग करती थी, जो चीज़ें वाइफ की ओनरशिप में थी, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर कवर होती हैं। जब आपको रिकवर करनी हो, जब मियाँ बीवी में डिस्प्यूट आता है, उनमें फ़ाइट हो जाती है, जो चीज़ें होती हैं वो भी आप इसी लॉ के अंदर कवर अप करेंगे। और इसमें पार्ट 2 के अंदर मेंशन है कि फैमिली कोड के पास ये भी जुरिसडिक्शन है कि ऑफेंसेस अंडर जो ये हमारे पास मेंशन है 337A, F, 341, ये सारे भी इसके अंदर कवर होंगे, इनके पास ये भी जुरिसडिक्शन है। सो ये हमें बेसिकली क्लियर हो गया कि फैमिली कोर्ट एक्ट के पास क्या क्या जुरिसडिक्शन है, किन मैटर्स में अपनी जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। देन हमारे पास सबसेक्शन 2 है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, the family court shall have a jurisdiction to try the offences specified in the part 2 of schedule where one of the spouse is victim of offence committed by the other।
अब आपको एक और जुरिसडिक्शन दे देगी। नॉर्मली जो पीपीसी में पाकिस्तान पेनल कोड में जो ऑफेंसेस मेंशन है, जैसे 337 है, 354 है, असल्ट अगेंस्ट अ वुमेन, ये सारी चीज़ें हैं, वो किसकी जुरिसडिक्शन में है, वो उसको सीआरपीसी रेगुलेट करेगा। लेकिन यहाँ ने एक्सेप्शन क्रिएट कर दी, फैमिली कोड के पास ये जुरिसडिक्शन है, जो स्केड्यूल 2 में जो भी ऑफेंसेस मैंने रीड किए वो जो सारे मेंशन है, उनकी जो जुरिसडिक्शन है स्पेशली फैमिली कोड के पास आ जाएगी। फैमिली कोड के अंदर केस चलेगा कब, जब उन दोनों में से अगर विक्टिम जो है एक स्पाउस हो, अगर कोई स्पाउस जो है उसमें विक्टिम हो उस ऑफेंस का, तो ये जो केस है जुरिसडिक्शन में आ जाएगा। और क्या है कि वेयर वन ऑफ द स्पाउस इज विक्टिम ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय द अदर। ठीक है, तो जब मियाँ बीवी में एक वो ऑफेंस हो, उन दोनों के आपस में, मतलब शोहर ने बीवी के साथ ऑफेंस किया हो, वो चीज़ें की हो, तशद्दुद किया हो, उसमें दोनों मियाँ और बीवी के दरमियान, कोई थर्ड पर्सन नहीं, ये यहाँ रीड करना काफ़ी लाजमी है कि वेयर द वन ऑफ द स्पाउसेस इज विक्टिम ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड बाय द अदर स्पाउसेस, नॉट द एनी प्राइवेट पर्सन। तो कमिट हुआ है, तो ये जो है फैमिली लॉ की फैमिली कोड की जुरिसडिक्शन में आएगा। एंड देन हाई कोर्ट में विद द अप्रूवल गवर्नमेंट अमेंड द स्केड्यूल एज टू अल्टर डिलीट, एंड हाई कोर्ट की पावर दे दी कि हाई कोर्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ ये चीज़ें कर सकता है। अब प्लेस ऑफ सिटिंग आ गई, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लगे वो कर सकती हैं। फॉर्मल क्लॉज है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि केस कहाँ दाखिल किया जाएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हमारा वर्ड होता है, हम केस दाखिल करने के लिए कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। Every suit before a family court shall be instituted by a presentation of plaint in such other manner in such court as may be prescribed. Prescribe का क्या मेंशन बताया था, prescribe by the rules। अब prescribe का आपने क्या वर्ड लेना, जहाँ भी prescribe है आपने रूल खोल के देखना है कि फैमिली कोर्ट रूल में क्या लिखा हुआ है। prescribe के हमें मीनिंग मिल गई। अब यहाँ काफ़ी दोस्त जो है प्रेस्क्राइब की डिक्शनरी मीनिंग लेते हैं, यहाँ कहते हैं प्रेस्क्राइब को तो जैसे बताया गया, कहाँ बताया गया, रूल में बताया गया। फैमिली कोड वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड रूल्स में, तो आपको रूल्स देखने पड़ेंगे कि क्या प्रोसेस है। इनने ये बताया कि फैमिली कोई भी केस दाखिल है, सूट जो होता है आपने किस तरह दाखिल करना है बिफोर द फैमिली कोर्ट, किस तरह इंस्टीट्यूट होगा और बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट होगा, आपको प्लांट फाइल करनी पड़ेगी, किस मैनर में, किस तरीके से, जो उन रूल्स के अंदर बताया गया है। क्लियर। एंड देन हमारे पास सब सेक्शन 2 है ऑफ सेक्शन 7, जो कहता है कि द प्लांट शेल कंटेन all material facts relating to the dispute and shall contain schedule giving the number of witnesses intending to produce in support of plaint, the names and address of the witnesses and brief summary of facts of which they would depose। अब आपके पास क्लियर हो गई कि प्लांट जो है आप केस फाइल करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो। मटेरियल फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो आपके केस को इस्टेब्लिश करें, जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, मटेरियल फैक्ट्स कैसे होगा, फॉर एग्जांपल हम सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फाइल कर रहे हैं, निकाह कब हुआ, हक महर कितना था, कहाँ पे निकाह हुआ, बच्चे कितने हैं, ये सारे क्या मटेरियल फैक्ट्स में आएंगे। अब वाइफ जो है क्यों नहीं रहना चाह रही, क्या डिस्प्यूट है। ठीक है, ये जो है ये सारे मटेरियल फैक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। इसके अलावा जो है एक लिस्ट जो है लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी विटनेसेस की, जितने नंबर ऑफ विटनेसेस हैं उनकी लिस्ट और उनका पर्पस क्या है, किस टॉपिक पे गवाही देना चाहेंगे, और जो उनकी स्टेटमेंट है वो भी ब्रीफली साथ सबमिट कराई जाएगी। ये लॉ आप ये कहता है, अगर आप इस तरह करना चाहें अकॉर्डिंग टू लॉ आपको ऐसे करना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट अ प्लान फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मे कंटेन ऑल क्लेम्स रिलेटेड टू डावरी, मेंटेनेंस, टावर, पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग ऑफ वाइफ, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड विजिटेशन ऑफ राइट टू मीट देयर चिल्ड्रन। क्लियर। लॉ में सब चीज़ें मेंशन कर दी कि अब काफ़ी स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं अक्सर कि सर क्या हम खुला के केस के साथ हम वाइफ की मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, बच्चों की कस्टडी क्लेम कर सकते हैं, डावर का केस कर सकते हैं, जहेज़ का केस कर सकते हैं, वाइफ की मेंटेनेंस का केस दाखिल कर सकते हैं, और जो है बिलोंगिंग ऑफ वाइफ, पर्सनल प्रॉपर्टी जो वाइफ की उसकी रिकवरी का केस दाखिल कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, इनने बता दिया कि प्लान आप जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की आप बनाएंगे बाय वे ऑफ खुला या जो भी बना रहे हैं उसके साथ आप ये सारी चीज़ें एक ही केस के अंदर आप ये सारी चीज़ें क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको क्लियर आउट हो गया कि आप एक केस में अपने कोई अलग अलग केस फाइल नहीं करने। हमारे यहाँ माशाल्लाह से काफ़ी होशियार वकील हैं, वकील हज़रात हैं जो नए आते हैं और लॉ रीड नहीं करते। उसके बाद मेंटेनेंस का अलग केस है, फिर दूसरे भी पर्पज़ हैं, आई डोंट वांट एक्सपोज देम हेयर, बट लेकिन हमें एक ही केस में करना चाहिए और अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए।
Then further, provided further that parties may, with the permission of court, call any witness at any later stage if court considers such evidence expedient in the interest of justice. आपने ऊपर रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने विटनेस को लिस्ट देनी है, प्रोवाइड आउट करना है. अगर आप उनका आप मेंशन नहीं देते तो बाद में क्या है, अगर कोर्ट की आप इजाज़त लें, कोर्ट अलाउ करता है, ऐसे विटनेस को आप कॉल आउट कर सकते हैं जिसको बाद में लाना ज़रूरी है, जिसका उस केस में रेलेवेंसी है. फिर हमारे पास सबसेक्शन 3 है किसका, सेक्शन 7 का. वेयर अ प्लेंटिफ सूज or relies upon a document in his possession or power, he shall produce it in a court when plaint is presented and shall at the same time deliver the document or copy thereof to be filed with the plaint. जब आप प्लेंटिफ किसी को सू कर रहा है, जब आप किसी के खिलाफ केस करते हैं, डिफेंडेंट को सू करते हैं, सू एक वर्ड है हमारे पास, सूज, तो जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जिस पे प्लेंटिफ रिलाई कर रहा है, जो प्लेंटिफ की पोजीशन में है, उनने वो केस जो है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एनेक्स करने हैं. तो आपको यहाँ से पता चल गया है कि जब भी आप फैमिली कोर्ट में प्लान दाखिल करेंगे तो आपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट साथ लाजमी लगाने हैं. उसकी जो कॉपी है वो दूसरी साइड को देनी है, उनकी कॉपी करा के वो दूसरी साइड को भी देनी है. फिर सबसेक्शन 2 क्या है कि वेयर आर ही रिलाइज ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट नॉट इन हिज पोजेशन और पावर एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम, ही शैल इंटर सच डॉक्यूमेंट इन द लिस्ट टू बी अपेंडेड टू द प्लान गिविंग रीजंस फॉर रेलेवेंसी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट टू द क्लेम इन द प्लांट. अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रेलेवेंट हैं, जो उनके केस को इस्टेब्लिश करते हैं लेकिन प्लेंटिफ की पोजीशन में नहीं है, तो ऐसे सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी जाए, उनकी रेलेवेंसी बताई जाए. पहले लिस्ट वो डॉक्यूमेंट कौन से हैं, फिर उनकी क्या रेलेवेंसी है, फिर उसकी लिस्ट, ये सारी चीज़ें उसमें कर दी जाएंगी लिस्ट में. और अब थर्ड हमारा सबसेक्शन 4 के द प्लान शैल बी अकम्पनीड बाय एज मैनी डुप्लीकेट कॉपीज देयर ऑफ including the schedule and list of the document referred into subsection 3 as there are defendant in the suit for service upon the defendants. अब आपने बिल्कुल सिंपल सा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी शेयर कर दीजिए. जब भी आप केस दाखिल करते हैं, आप एक तो कोर्ट की कॉपीज़ हैं, एक कोर्ट की कॉपी होती है जो ग्रीन पेज पे होती है, फिर उसके बाद एक कॉपीज़ आप अपने लिए करते हैं. फिर जितने डिफेंडेंट्स हैं, एक डिफेंडेंट ने अमूमन तौर पे डिफेंडेंट एक ही होते हैं. अगर वाइफ केस दाखिल कर रही हैं, अगर मल्टीपल कोई अदर पर्सनस भी हैं, तो उनकी भी जितने डिफेंडेंट हैं उतनी कॉपीज़ आप जो है वाइट पेज पे वो आप ऑफिस में सबमिट करते हैं, साथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसके ऊपर कोर्ट फीस आप फिक्स करते हैं. अब एक प्रोसेस ये है कि आप जो समन्स हैं आप ख़ुद बना के अगर ले आएँ तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है. फिर उसके बाद जो और रेलेवेंट चीज़ें हैं, अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, वो भी आप सबमिट करना लाजमी है. फिर उसके बाद आपका वकालतनामे के साथ आप वेरीफाइड डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वो वेरीफाइड वकालतनामा जो भी मैंडेटरी है. तो ये सारे जो है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको साथ फाइल करने चाहिए. तो आज की इस लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम आफ्टर फर्दर कंटिन्यू टू सेक्शन 8 से हम जो है कंटिन्यू करेंगे.